सोचिए दोस्तों, हमारे मोदी जी को गठबंधन की राजनीति का कैसा स्वाद आ रहा होगा जब उनके एक शब्द पर, जी हाँ, उनकी जुबान से निकले हुए एक शब्द पर बीजेपी को मीटिंग बुलानी पड़ जाए। वैसे हमारे मोदी जी कब, कहाँ, किसे क्या बोल दें, क्या ही पता होता है। कई बार तो उनके स्क्रिप्ट राइटर को भी नहीं पता होता कि मोदी जी जब रैलियों में बोलना शुरू करते हैं या भाषण देना शुरू कर देते हैं तो वो कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन पहले और अब में हालात बदल गए हैं ना दोस्तों। लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को मोदी जी ने एक बयान दिया। उस बयान के बाद उम्मीद बीजेपी को ये थी कि बवाल होगा, क्योंकि जितना बवाल होगा उतना उसको फायदा होगा। फायदे का तो पता नहीं, नुकसान उल्टा हो गया है। ऐसा नुकसान हो गया कि बकायदा जेडीयू, टीडीपी और सहयोगियों को मनाने के लिए घर पर मीटिंग बुलानी पड़ गई। आखिर मोदी जी ने ऐसा क्या बोला, पहले वो बयान सुनाती हूँ आपको। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए और उन कानूनों को, जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत करना नरेंद्र मोदी के लिए कोई नई बात नहीं है। बीजेपी का एजेंडा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। वो अपने घोषणा पत्र में लिखती रही है, यूसीसी, राम मंदिर और धारा 370 हटाना कश्मीर से, ये संघ के एजेंडों में प्रमुखता से रहा है जिस पर मोदी जी काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे मोदी जी भी ना बड़े मासूम हैं, शायद भूल गए होंगे कि 4 जून आ चुकी है। 4 जून के बाद से हालात बदल चुके हैं मोदी जी। हुआ ये दोस्तों कि बीजेपी को ये उम्मीद थी कि वो इस तरह के बयान अगर मोदी जी देंगे, वो भी लाल किले की प्राचीर से, और यूनिफॉर्म सिविल कोड को पिच करने के लिए, उनकी तारीफ करने के लिए जो अभी कोड चला आ रहा है उसे कम्युनल कोड कह दिया मोदी ने, और ये तक कह दिया कि सेक्युलर कोड जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड है। इसे लेकर बीजेपी को उम्मीद थी कि उसका कट्टर हिंदुत्व वाला जो वोट बैंक है वो खुश होगा और जाहिर तौर पर वो उसको एक तरह से बल मिलेगा, उसमें ऊर्जा आएगी, जो उसका एक पूरा का पूरा समर्थन वर्ग है। ऊर्जा का तो पता नहीं, लेकिन सहयोगियों को गुस्सा जरूर आ गया है। द हिंदू की एक खबर देखिए जिसमें सब कुछ साफ साफ लिखा है। दोस्तों, द हिंदू ने खबर छापी है कि बाकायदा प्रधानमंत्री ने जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत करते हुए ये कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सेक्युलर सिविल कोड है, इस शब्द पर एनडीए के अंदर जबरदस्त तरीके से हलचल पैदा हो गई। इतनी हलचल पैदा हो गई कि एक बैठक बुलानी पड़ गई। इस बैठक का भी बाकायदा जिक्र किया गया है, और इस बैठक में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी ने क्या कहा, ये भी सब कुछ लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, खबर की हेडलाइन के नीचे लिखा हुआ है, एनडीए ने डिसाइड किया है कि वो हर महीने एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग बुलाएगी, जिससे कि टीडीपी और जेडीयू के बीच और बीजेपी के बीच जिस तरह के भी डिफरेंसेस हैं, जिस तरह के भी वाद विवाद हैं या फिर जो भी मतभेद हैं, उनको सुलझाया जाए। ये सब तब हुआ है दोस्तों जब प्रधानमंत्री ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को सेक्युलर कोड कहा और अब तक जो कोड चला आ रहा है उसे कम्युनल कोड कहा। दोस्तों, इस खबर में साफ तौर पर लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए सिविल कोड जैसा शब्द इस्तेमाल किया, सेक्युलर सिविल कोड जैसा शब्द इस्तेमाल किया, तो जनता दल यूनाइटेड और टीडीपी को काफ़ी चिंताएं हुई। देखिए, वरिष्ठ शब्द लिखा हुआ है, और उन चिंताओं को खत्म करने के लिए बकायदा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर मीटिंग बुलाई गई।
हालांकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पास करने के लिए वैसे भी बहुत कुछ है, क्योंकि उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जो कामकाज था, जो उनकी जिम्मेदारी थी, वो तो खत्म हो चुकी है और वो तो अब मंत्री बन चुके हैं। लेकिन फिर भी अभी तक बीजेपी को कोई फुल टाइम राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिला है, तो नड्डा साहब से ही काम चलाया जा रहा है। तो नड्डा साहब के घर में बाकायदा मीटिंग बुलाई गई इस बात को लेकर, क्योंकि टीडीपी और जेडीयू इस बात को लेकर चिंता में थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्रधानमंत्री इस तरह की बयानबाजी कैसे कर सकते हैं। तो इसका मतलब तो दो बातें हुई, एक, मोदी जी ने अपने सहयोगियों से बात करे बिना इस तरह का इतना बड़ा बयान, वो भी लाल किले के प्राचीर से, वो भी 15 अगस्त के मौके पर दे दिया। और दूसरा, मोदी जी के इस तरह के टेम्परामेंट से जो उनके सहयोगी हैं उनका टेम्परामेंट हाई हो गया है। दोस्तों, इसी खबर में आगे लिखा हुआ है कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी यूनिफॉर्म सिविल कोड को सेक्युलर सिविल कोड की तारीफ करते हुए, उसको कहते हुए उसकी वकालत कर रहे हैं, वहीं चंद्रबाबू नायडू से मुसलमान कम्युनिटी का, मुस्लिम कम्युनिटी का एक प्रतिनिधिमंडल मिलने के लिए आया था और उनसे, उन मुस्लिम समुदाय के लोगों से चंद्रबाबू नायडू ने ये भरोसा दिया है उनको इस तरह के कॉन्फिडेंस में लिया है कि किसी भी तरह से आपके हितों को दरकिनार नहीं किया जाएगा। दोस्तों, ये वही चंद्रबाबू नायडू हैं जिन्होंने घोषणा पत्र में मुस्लिमों के आरक्षण की बात की थी, मुसलमानों को आरक्षण देने की बात की थी उस चुनाव में, जिसमें मोदी जी घूम घूम कर पूरे देश में बता रहे थे कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ गई तो ये पिछड़ों का जो आरक्षण है वो छीनकर मुसलमानों को दे देगी। और आंध्र प्रदेश में बकायदा चुनाव जीतने के बाद चंद्रबाबू नायडू के बेटे ने मजबूती से कहा कि हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे, और वो मिल रहा है वहां। यही नहीं दोस्तों, जेडीयू के वर्किंग प्रेसिडेंट संजय झा, उनको भी बीजेपी ने आश्वस्त किया है कि इस तरह का कोई भी कदम अगर उठाया जाएगा तो सहयोगियों से बात करे बिना नहीं उठाया जाएगा। मतलब इस तरह के किसी भी बयान से ना तो जेडीयू और ना ही टीडीपी प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ी हुई है। हालांकि ये बात सही है दोस्तों कि जब वक्फ संशोधन बिल लाया गया था तो कैबिनेट में पास किया गया था, और जब संसद में पेश किया था सरकार ने, तो ललन सिंह जेडीयू की तरफ से और टीडीपी की तरफ से भी एक सांसद ने खुलकर अपनी बात रखी थी। लेकिन ये भी आप जानते हैं, जब बिल पेश किया गया तो चीज़ें बदल गईं। बहस होते होते विपक्ष ने बहुत ही कड़ा रुख अख्तियार किया इसको लेकर। बाद में फिर टीडीपी ने कह दिया कि आप इसको जेपीसी में भेज दीजिए, मतलब ठंडे बस्ते में डाल दीजिए। तो उस वक्त भी बीजेपी ने कोशिश की थी, अपने सहयोगियों को साथ लेकर चली थी बीजेपी, लेकिन सहयोगियों ने ऐन वक्त पे साथ छोड़ दिया और बीजेपी ने उस बिल को जेपीसी में भेजना पड़ा। मतलब बीजेपी, या फिर ये कह ले कि ये सरकार जेपीसी में बिल भेजने वालों में से है नहीं। पिछले 10 सालों में बता रही है कितने बिल भेज दिए गए जेपीसी में, लेकिन अब भेजना पड़ा क्योंकि सहयोगियों ने ऐन वक्त में उसके नफा नुकसान को जब आंका तो वो उसके नुकसान में थे। दोस्तों, इस खबर में बाकायदा लिखा हुआ है कि फ्राइडे यानी कि कल बीजेपी ने जो ये मीटिंग बुलाई थी उसमें किरण रिजिजू मौजूद थे, इसके अलावा भूपेंद्र यादव मौजूद थे, और बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं अरुण सिंह वो मौजूद थे, और जेपी नड्डा मौजूद थे। इसके अलावा उनके एनडीए के सहयोगी जीतन राम मांझी मौजूद थे। इसके अलावा अपना दल के सहयोगी अनुप्रिया पटेल मौजूद थी। टीडीपी की तरफ से भी चंद्रशेखर मौजूद थे, और निषाद पार्टी की तरफ से भी उनके एक सहयोगी मौजूद थे। तो यहाँ पर सहयोगियों को साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है। इसके अलावा चिराग पासवान इस बैठक में मौजूद थे, जयंत चौधरी इस बैठक में मौजूद थे, और जो दूसरे सहयोगी हैं, चाहे वो 5 सीटों वाले सहयोगी हों, चाहे वो ज़्यादा सीटों वाले सहयोगी हों, सबको यहाँ पर बुलाकर समझाने की जोर आजमाइश की गई थी। अब मैं ये सोच रही हूँ कि ये समझाइश में क्या कहा गया होगा, क्योंकि दोस्तों अगर प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए इतनी सख्त बयानी कर रहे हैं तो क्या वो बिना सोचे समझे कर रहे हैं? अब सहयोगियों को भरोसा दिया जा रहा है कि आपसे पूछे बिना या आपको कॉन्फिडेंस में लिए बिना हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो मोदी जी ने इतनी बड़ी बात कैसे बोल दी भाई लाल किले के प्राचीर से? तो क्या बस ये शगुफा भर था? क्योंकि अगर आपके सहयोगी ही आपसे इत्तेफाक नहीं रखते तो फिर आप इतनी बड़ी बात 15 अगस्त में लाल किले से कैसे बोल सकते हैं? दोस्तों, इसीलिए शुरुआत में मैंने आपको कहा कि मोदी जी को गठबंधन का स्वाद आ रहा होगा। यही गठबंधन की राजनीति होती है दोस्तों, जिसमें सरकार एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश करती है और जो गठबंधन के सहयोगी हैं वो हर कदम पर नजर बनाए रखते हैं। अब कोई भी फैसला ये सरकार ऐसे ही नहीं ले सकती जो पिछले 10 सालों में लिया गया है। हाँ, ये जरूर है दोस्तों कि इस तरह के कदम उठाकर बीजेपी अपने कोर वोट बैंक को एक साफ संदेश दे रही है कि पता नहीं कल को सरकार बचे ना बचे, सरकार रहे ना रहे, लेकिन हम अपने कोर एजेंडे पर कायम हैं। लेकिन गठबंधन के सहयोगियों ने साथ नहीं दिया तो क्या करें? हम तो चाहते थे वक्फ संशोधन बिल पास हो जाए, गठबंधन के सहयोगियों ने साथ नहीं दिया। हम तो चाहते थे यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाए, देखिए मोदी जी ने उसको सेक्युलर कोड भी कहा था, लेकिन क्या करें, गठबंधन के सहयोगियों ने साथ नहीं दिया। तो ये भी एक तरह की राजनीति है जो बीजेपी अपने लेवल पर खेल रही है। लेकिन दिक्कत यह है कि जब जब
पीएम की तरफ से या बीजेपी की तरफ से इस तरह की बयानी आएगी, तब तक गठबंधन के सहयोगी इसी तरह के प्रेशर पॉलिटिक्स खेलेंगे और इस प्रेशर पॉलिटिक्स को झेलने में मोदी जी की महारत तो बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा आजकल इस तरह की जो भी मीटिंग्स होती हैं, या तो उसमें जेपी नड्डा होते हैं या फिर इस तरह की मीटिंग्स राजनाथ सिंह के घर में होती हैं। अचानक से राजनाथ सिंह का कद इसीलिए बढ़ गया है क्योंकि जो बातें अमित शाह नहीं कर सकते, मोदी जी तो खैर बिल्कुल नहीं कर सकते, राजनाथ सिंह से कहलवाई जा रही हैं। दोस्तों मैं मानती हूँ कि ये इस लेवल पर भी बीजेपी का फेल्योर है कि मोदी जी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति का अब अति हो चुका है और इस चुनाव में लोगों ने उसे खारिज भी कर दिया है। उसके बावजूद भी इस तरह की बयानबाजी करके न केवल बीजेपी अपना वक्त बर्बाद कर रही है बल्कि लोगों के अंदर एक तरह की परसेप्शन बिल्डअप कर रही है कि यार ये तो हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। उसको इस देश ने साबित किया है इस चुनाव में कि उसके लिए मुद्दा बेरोजगारी है, उसके लिए मुद्दा महंगाई है। लेकिन मोदी जी अब भी इस तरह की बातें अगर करेंगे तो देश के लोगों के बीच यही परसेप्शन बनेगा कि इनको इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है। दोस्तों आपको क्या लगता है, जिस तरह से मोदी जी लाल किले से कोई और बात बोल रहे हैं और गठबंधन के सहयोगियों को उन बातों से इतनी चिंताएं हैं, तो फिर इस तरह की बयानबाजी की क्यों जा रही है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।